बहुत बहुत स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा भारतीय बाजारों में दबाव बना हुआ था और फिर जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आई, एक तरह से भारतीय बाजार उसके लिए ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके थे। तो क्या आज थोड़ा बाउंस बैक वाला सेशन रह सकता है या फिर से रेंज में रहेंगे बाजार और स्टॉक्स में आपको ज्यादा एक्शन देखते को मिलेगा? एटलीस्ट लेवल्स बाजार ने कल होल्ड करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पर आज और कल में कई सारे और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गए हैं, जानेंगे इनके बारे में अनिल जी के साथ, लेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, बाजार के इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भी करेंगे चर्चा। पर आइए सबसे पहले आज के जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं उस पर डाल देते हैं नजर। सबसे पहले तो जो ब्याज दरें और बढ़ाने के संकेत दिए हैं फेड के गवर्नर ने। अब मालूम ही था कि ये होने वाला है, पर जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी उससे चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लग रहा था कि एक चौथाई करके आराम से फेड दरें बढ़ाएगा। पर कल पावेल साहब ने कहा है कि यहां से और तेजी से दरें बढ़ सकती हैं, 1/4 के बजाय 0.5% तक आप हर बार दरें बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो वहां से थोड़ी चिंता है। इस चिंता में आग का काम कर रहा है कच्चा तेल, जो 2 दिनों में 20% की रैली दिखा चुका है, $118 के ऊपर है। फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारी जेबों पर भी अब असर पड़ने वाला है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में अभी तो फिलहाल 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, पर वहां पर और बढ़ोतरी की उम्मीद है। और साथ ही गैस के दाम भी बढ़ गए हैं, 50 रुपए सिलेंडर आपका महंगा होगा। पर एक अच्छी बात है, हमारे गवर्नर साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है बट जल्द ही महंगाई से आपको राहत मिल सकती है। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भी सारे कदम उठाने को तैयार है आरबीआई। तो आइए इन अहम मुद्दों को कैसे समझना है, बाजार पर किस तरह से इसका पड़ेगा एक्शन, आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स, जानते हैं अनिल सर के साथ। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग दीप। एक्शन के लिए तो हम हैं तैयार जी। और आई थिंक जो हमारे सारे ट्रिगर्स थे उसमें एक कॉमन थीम रन कर रही है सर, और वो है इन्फ्लेशन की, महंगाई की। बहुत परेशानी है। अब तो फेड के चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि देखिए हमने जो पहले अनुमान लगाया था वो शायद कम था, और चिंता है, और जो दरें हम बढ़ा रहे हैं और थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ सकती है। एक्चुअली जो फेड चेयरमैन के बयान में जो बदलाव आया है, उस बदलाव की एक बड़ी वजह है कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की शुरुआत होनी थी और इस शुरुआत के का जो अनुमान था, तब ये नहीं पता था किसी को कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा और उसकी वजह से कमोडिटीज़ के कच्चे तेल के दाम तेज़ी से बढ़ जाएंगे। जो कुछ 2022 में ब्याज दरें बढ़ने का जो डर था, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी की मजबूती, डिमांड तगड़ी होना, ठीक है, लोगों का ज़्यादा खर्चा करना, उसकी वजह से महंगाई बढ़ना था। ये एक एडिशनल आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बिल्कुल, जिसकी वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा आपकी ये बढ़ गई। करेक्ट। सो अब उसको एडजस्ट करना है। तो कल के स्टेटमेंट में उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि देखिए, ये युद्ध की वजह से जिन कमोडिटीज़ के दाम बढ़े हैं, वो दाम हमने मान के नहीं चले थे, वो अब हमें मान के चलने हैं। और पिछली बार जब उन्होंने कहा कि एक बार बढ़त करने के बाद भी 6 बार और करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये ज़रूर है कि ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबली युद्ध की वजह से सारे कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए। सो अब कल जिस तरह का उन्होंने संकेत दिया है, वो साफ तौर पर ये संकेत दिखा रहा है कि अब ब्याज दरें एग्रेसिवली बढ़ सकती है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से, अब वो एक अलग बात है कि आप महंगाई 2 वजह से होती है। एक, डिमांड बहुत मजबूत हो जी, जो अब तक थी अमेरिका में, जिसकी वजह से उन्हें बढ़ाना था। दूसरा, डिमांड के साथ सप्लाई साइड इशू आ जाए, यानी कि आपके पास सप्लाई नहीं है तो भले ही डिमांड होना हो, दाम बढ़ने, लेकिन यहाँ डबल है, मार डबल पड़ रही है। एक और डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से सप्लाई डिस्ट्रप्शन के खतरे हैं नहीं है, भाव तो बढ़ ही गए, है ना। बिल्कुल। सो ये, और अगर डबल खतरा है तो फिर ब्याज दरें ज़्यादा बढ़नी है। तो कल 0.5% ब्याज दरें बढ़ने के संकेत बाजार मानकर चल रहा है, वो गलत नहीं मान के चल रहा। अब सरप्राइजिंग है कि हमारे गवर्नर साहब ये मान रहे हैं कि ये टेम्पररी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गवर्नर साहब सही हो फेड चेयरमैन के मुकाबले में, क्योंकि देखो, होने में हो भी सकता है। अगर शक्तिकांत दास साहब कह रहे हैं कि टेम्पररी है, हो सकता है युद्ध खत्म होता है, आपको कमोडिटीज़ के दाम तेजी से घट जाए तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल भी आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर बीच में युद्ध कम होने के संकेत आए तो आप $100 के नीचे आ गए कच्चे तेल पे, खत्म ही हो जाए तो 80, 85, 70 पे वापस आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो हो सकता है आरबीआई गवर्नर भी सही पड़े कि एक बार ये टेम्पररी फेज है। अब ये टेम्पररी फेज कितना लंबा चलेगा, हम उसको कितना झेल पाएंगे, देखने वाली बात है। लेकिन
अगर उन्हें ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है कि महंगाई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, पहली चीज़, और दूसरा ये कि ग्रोथ पर फोकस है, तो मुझे लगता है कि ये राहत देने वाला संकेत है। कल हो सकता है वो भी कह सकते थे कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखते हुए हमें भी ब्याज दरें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ानी पड़ सकती है, हम भी बढ़ाने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने स्टैंड अपना बहुत अकोमोडेटिव रखा है। पिछली पॉलिसी में भी यही सरप्राइज था, और अभी भी जब कल उनका स्टेटमेंट आया तो मेरे ख्याल से थोड़ी राहत देने की कोशिश उन्होंने की है। अब देखना इंटरेस्टिंग है कि फेड चेयरमैन का अंदाज़ा सही निकलता है या हमारे आरबीआई गवर्नर साहब का, दोनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ दीप है जो आपको मुझे सबको पता है कि लाइफ लॉन्ग युद्ध चलने वाला नहीं। अब 25 दिन हो गए, अब हो सकता है पहले तो हम हफ्ते 2 हफ्ते की बात करते रहे, लेकिन अब किसी ने सोचा नहीं था कि 1 महीना चलेगा। अब 1 महीने से ऊपर, अब इसलिए कहना मुश्किल है कि अगले 5, 7, 10 दिन, 15 दिन में निपट जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब भी निपटेगा उसके बाद एक बार तो कमोडिटीज ठंडी होनी ही चाहिए। सो लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नर साहब का जो अनुमान है, उनका जो असेसमेंट है वो सही निकलना चाहिए। आशा तो यही करते हैं सर। 2 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के थोड़े अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बट युद्ध पर एक और सवाल मेरे को पूछना है आपसे सर, पर उससे पहले, क्योंकि तेल की बात ही सबसे पहले निकल कर आती है, थर्सडे से आज तक 20% का उछाल तेल में हमने देखते हैं। अब तो हमारी जेब पर भी असर पड़ेगा, ओएमसीज भी अब रिटेल लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं। आपका भी कोरिलेशन है तेल के दाम और बाजार के एक्शन का, कैसे देखें? 120 के करीब अब ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। नेगेटिव है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि $98 के आसपास आने के बाद वापस से $118 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। इससे 2 मतलब निकलते हैं, न सिर्फ हमारी जेब पर बोझ पड़ना है, इकोनॉमी पर खर्चा बढ़ना, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसका मतलब ये कि कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग देते हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ये सोचते थे पिछले हफ्ते कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सो इसीलिए हम लगातार यही कह रहे हैं कि थोड़े दिन तक आप कच्चे तेल के दाम के साथ बाजार को जोड़कर देखिए, और कच्चे तेल के दाम जैसे ही बढ़ने लगे, कल आपने बाजार में एक करेक्शन देख लिया, आज फिर से मजबूत है, इसका मतलब क्लियर है कि ऊपर बाजार के लिए टिकना मुश्किल होगा। दूसरा 80 पैसे ही सही, शुरुआत तो हो गई है। अब लगभग आप हो सकता है रोज ही आप इस तरह से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए देखें, और सरकार ने उसके होलसेल में डीजल के दाम बढ़ाकर इंडिकेशन दे ही दिया था। बिल्कुल। सो मेरा ये समझना है कि कच्चा तेल अभी भी हम पर भारी पड़ेगा, और जब तक कच्चा तेल ऊपर के लेवल पे है, हमारे लिए बहुत मजबूती दिखाना मुश्किल काम है। इसलिए स्ट्रेटेजी वही है दीप, आपको याद होगा हम लास्ट गुरुवार को यही बात कर रहे थे जी, जब 17,350 पहुंचा, कल भी यही बात कर रहे थे कि जब हमने 15,800, 900, 16,000 के नीचे आपको डरने नहीं दिया, यहाँ मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना चाहता कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सब खरीद लीजिए। नहीं, जहाँ जितना कैश में आ सकते हैं उतना कैश में हर लेवल पर रहना है। हर वक्त आपके पास पैसा रहना चाहिए। कभी भी इस अभी के माहौल में आपको फुल इन्वेस्टेड होना ही नहीं है। राइट, होना ही नहीं, भले छूट जाए अपॉर्चुनिटी, भले आपने 15,800 पे आप पूरा नहीं लगा पाए, हमने करीबन मेरे ख्याल से 50-60% लगाने की बात की थी, उससे ज्यादा हम भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, 50-60% में ही बन गया ना, अपना नसीब। सब ये समझो कि इस मार्केट में पैसा बन रहा है, कितना बन रहा है बड़ी बात नहीं है, बन रहा है वो बड़ी बात है, लग नहीं रहा है वो बड़ी बात है। इसलिए हमें सावधान रहना, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। नीचे आएगा 16,000 उसके आसपास, भगवान न करे वापस आए, लेकिन वहाँ पर हम कॉन्फिडेंट होकर खरीदेंगे। ऊपर आएगा 17,400, 17,800 कंजेशन जोन है, उसके आसपास जब पहुँचेंगे वहाँ हल्का होना है। सो दोनों तरफ के ट्रेड, और बाकी तो ट्रिगर्स आपके सामने ही है कि भाई कोई रशिया यूक्रेन वाला मामला हो, क्रूड का मामला, उसको देखकर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन जब क्रूड आपके लिए $118 पे है तो खरीदने का बहुत कंफर्ट बनता नहीं है। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है आज स्क्रीन पर। एक बात जो युद्ध को लेकर है, 3 दिन बाद 25 तारीख को बाइडेन साहब यूरोप जा रहे हैं, पोलैंड का दायरा करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन ही मेन फोकस रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अब विजिट कर रहा है, और कौन देशों पर क्या कर रहा है, क्यों जा रहे हैं? पोलैंड जाने की जरूरत क्या है उन्हें? जाना तो यूक्रेन जाए, जाना तो रशिया जाए। यूक्रेन के नजदीक पोलैंड जाकर वो पोजिशनिंग कर रहे हैं। पोजिशनिंग ये कर रहे हैं कि देखिए मैं यूक्रेन के साथ खड़ा हूँ, और पोलैंड सबको पता है कि यूक्रेन की तरफ उनका झुकाव है। बिल्कुल करेक्ट। रशिया पोलैंड को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। 25 तारीख को जब जो बाइडेन साहब पोलैंड पहुंचेंगे, मार्केट के लिए अगला बड़ा ट्रिगर वहाँ से आएगा। ये इंपॉर्टेंट इवेंट होगी। कैसे होगी दीप? अगर उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाने के संकेत दिए जिससे कि मामला बिगड़ता हुआ दिखे, या फिर वो रशिया को भड़काने की कोशिश करे, चाइना को भड़काने की कोशिश करे, तब तो है ना बाजार वहाँ से जोर से जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
एक महीना लड़ने के बाद भी अगर समाधान नहीं निकला, अगर दो देश लड़कर समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर दोनों तरफ के और देश जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ में और वो लड़ेंगे, फिर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे जो कभी निकलेगा नहीं। लड़के आज तक निकला क्या है? करेक्ट। सो एक वो हो सकता है कि इधर चाइना पीछे से कूदे, इधर नेटो यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ कूदे। ये काम पोलैंड में होना है, अगर होना है तो ये डिसाइड होगा वहाँ पर, इसी वजह से वो जा रहे हैं। करेक्ट। तो एक चीज़ होगी, ये खराब हो सकता है। अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा ये हो सकता है कि चलो बाइडेन साहब चलाकर पोलैंड आए, ठीक है, लाइफ लॉन्ग किसी को भी नहीं लड़ना होता है, चाहे वो रशिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो। अल्टीमेटली सब थकते हैं, सबको पता है कि एक समय के बाद जनता, सैनिक, सरकार सब जवाब दे देती है ना। तो भाई कितना लड़ेंगे आप रोज रोज? भाई अल्टीमेटली आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं हर आदमी। करेक्ट। सो वो सिचुएशन में हो सकता है कि एक समझौता निकल आए। तो मेरा ये मानना है 25 तारीख की अब उनको पहुंचने का 25 को होता है, 26 को होता है, जो भी होता है, एक दो दिन आगे पीछे। 25 मेरे ख्याल से फ्राइडे है। हाँ, तो हो सकता है इस वीकेंड तक रशिया यूक्रेन को लेकर फाइनल कुछ ना कुछ जो होना है वो आ जाएगा। अगला हफ्ता उस लिहाज से हमारे लिए बहुत निर्णायक होगा। ये बाजार डिसाइड कर लेगा कि तेजी करनी है मंदी करनी। तो अच्छा खराब दोनों हो सकता है। मुझे नहीं पता ना ये क्या करेंगे, मैं कैसे बताऊँ जी। तो वो तो हमें जो नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो मेरा ये समझना है कि तब तक दोनों अपनी अपनी मजबूत पोजीशनिंग करेंगे। मैं झुकेगा नहीं वैसा उसने सुपरसोनिक छोड़ दी, बता रहा 5 मिनट में हम मेरी मिसाइल लंदन पहुंच सकती है। तो जॉनसन साहब थोड़ा आप औकात में रहिए। करेक्ट। वो सारी चीज़ें होंगी, पोजीशनिंग होगी। क्या है कि आप जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं ना, तो पहले तो जाते तो अकड़ के ही जाते हैं। वो आपने हिंदी फिल्मों में देखा, 2 डॉन एक साथ आते हैं, उनके साथ 20-20, 25-25 उनके साथ में चमचे होते हैं, काली काली ड्रेस में एकदम गन वन लेके ऐसे कड़क के आते हैं। और बाद में जब बैठते हैं, एक बार बैठने के बाद सब ठीक है ना, तू भी डॉन मैं भी डॉन टाइप्स, अब चलो बात करते हैं। ये वैसे ही होने वाला है। है ना। सो आई थिंक इस बैठक में मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला निपट जाए, सुलझ जाए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन ये मेक और ब्रेक होगी दुनिया के लिए, मार्केट्स के लिए। चलिए, तो 3 दिन बाद एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर और बाजार के लिए निकल कर आ सकता है, नजर है। अच्छा, एक और चीज़ सर, खुश हो गए थे हम 2 दिन अच्छी एफआईएस की तरफ से खरीदारी आई, बट जितना 2 दिन में खरीदा उतना कल बेच भी दिया। मैं तो नहीं हुआ खुश। कल सुबह भी आपने सुना होगा, तो मैं यही कह रहा था कि भाई इन्होंने खरीदा, भले ही इंडेक्स में 57% पे लॉन्ग पे पहुंच गए हैं। अब और इंडेक्स में ज़्यादा जगह इनके पास है नहीं लेने की। और वैसे भी कोई ऐसा सस्टेन, एक दिन पहले तो बिल्कुल छोटा ही खरीदा था, है ना। नाम मात्र का था। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी खरीदारी की हो वैसा तो है नहीं। गुरुवार को ठीक है 2-2.5 हज़ार करोड़ की खरीदी, और वो भी एफएनओ में, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का है। सो ठीक है, एफआईएस का व्यू हमें पता है, उन्हें लेना नहीं है। बीच बीच में मजबूरी में कभी कभार थोड़ा अगर माहौल दिखेगा तो वो या ओवरसोल्ड हो जाएंगे तो थोड़ा खरीदेंगे, उतरे ही है। सो मैं एफआईएस की बिकवाली से दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही था कि ये आगे पीछे होना है और कोई बहुत लंबा वो खरीदेंगे इसकी संभावना है नहीं। सो इसलिए ठीक है, उनका व्यू हमें पता है। उनकी बिकवाली के बाद हम कितना टिक सकते हैं, हमें ये डिसाइड करना है। करेक्ट। सो जब तक 2-2.5-3 हज़ार करोड़ की बिकवाली है, बहुत चिंता की बात नहीं। हाँ, अच्छा तो नहीं है, आपको ऊपर बढ़ने के लिए वो सपोर्ट तो नहीं है। सो मेरे लिए ऊपर में जो जगह रुकती है, क्यों रुकती है? एक, अमेरिका तेजी से ब्याज दरें बढ़ाना चाहता है। 2, कच्चा तेल 118 पे आ गया। 3, वापस से एफआईएस ने बिकवाली कर दी। 4, मेरे बाजार जो हल्के थे वो कल नहीं रहे, लेकिन आज मैं अलग से बताऊंगा क्या सिचुएशन है। तो ये 4 प्लस हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। तो ये 4-5 रीजन ऐसे जो आपको ये कह रहे हैं कि, और नॉन स्टॉप 10% आप भागे बाजार में। ऐसे वक्त भागे जब 10% छोड़ो 2% बढ़ने में भी पसीना आता है। बिल्कुल, कोई तेजी की सोच ही नहीं सकता। उस वक्त मार्केट एक तरफा 10% भागे। तो ये सारे कारण है कि आपको ऊपर में हल्का होकर थोड़ा कैश लेना है। वापस मौका मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो जिसने ऊपर में खरीदा है इतने रिस्क लेकर उसको भी कमाने दो। सारी दुनिया का धन अपने ही थोड़ी चाहिए है ना। जरूर। सो ये है। सो एफआईएस की 3,000 करोड़ की कैश की बिकवाली है। 550 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। 1233 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। तो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तो ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन उन्होंने कम की है। कैश में बिकवाली की तो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली बड़ी होती है दीप। सो आई थिंक हम वो एफआईएस की खरीदारी पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा करना है एफआईएस पर तो बिकवाली की साइड पे कीजिए ये बेचते रहेंगे। हाँ, हमारे लोकल फंड्स में कितनी ताकत है खरीदने की, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, बताएं फिर आज का सेटअप। आज के सेटअप में बहुत सारे संकेत लगभग बदल गए, एक्सेप्ट एक ट्रेंड के दीप। ग्लोबल संकेत आज नेगेटिव साइड पर रखे हैं।
एफआईज के संकेत भी फिर से नेगेटिव हो गए। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए। 250 करोड़ का ही खरीदा इसलिए न्यूट्रल रखा है। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हो गए। सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो कल वाले संकेतों में सिर्फ एक ही सेम है, ट्रेंड न्यूट्रल, बाकी सारे बदल एक भी पॉजिटिव नहीं है आज। पॉजिटिव एक भी नहीं। अभी तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आपको? नहीं एक्सेप्ट एसजीएक्स निफ्टी कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा। होल्ड कर रहा है। आई थिंक वो हम कल ऑलरेडी गिर गए थे तो उसका थोड़ी राहत है। जोन्स 16,975 17,075 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है पहला, जहां पर आप सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे गए तो 16,825 16,875 यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 17,175 17,275 हल्की फुल्की रुकावट है। इसके पार निकलने पर 17,350 17,450 वो रेंज है जहां पर पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट दोनों बनाने चाहिए। बैंक निफ्टी 35,650 35,750 दिन के लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने पर 35,325 35,475 ये मजबूत खरीदारी की जगह है। और ऊपरी स्तरों पर 36,250 36,425 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। 2 दिनों से टॉप 36,600 पर बन रहा है। 36,600 36,900 ये 300 पॉइंट की रेंज है। स्ट्रॉन्ग सेल जो निकल कर आ रहा है इस वक्त ऊपर की तरफ। अब 36,600 से 2 दिन रुक रहे हैं। हो सकता है किसी दिन जोर लगाकर 36,800 900 पहुंच जाए, पॉसिबल है, संभावना कम है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। और एक और चीज़ दीप आज बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह की रेंज लेवल निकल कर आ रहे हैं, बैंक निफ्टी में बिल्कुल 1,000 पॉइंट नीचे 1,000 पॉइंट ऊपर की रेंज दिख रही है। जहां हम बंद हुए 36,000 पे बंद हुए, 35,000 तक की जगह नीचे की है, 36,000 तक की अपसाइड ऊपर की है। निफ्टी में भी आप देखेंगे 17,100 के आसपास आप बंद हुए, 250 पॉइंट नीचे 250 पॉइंट ऊपर है। बिल्कुल क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर, छोटी सी रेंज, छोटी सी जोड़ निकल कर आ रही है। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि इंडेक्स शायद अब टाइम पास करे, वो टाइम पास करने की रेंज बहुत क्लियर होती हुई दिख रही है आज के लिए। छोटी हो गई, ठीक है। सपोर्ट 17,075 17,125 के आसपास हम बंद हुए, तो वहां से मैं गिर रहा हूँ 17,075 17,025 दो 17,000 के ऊपर के लेवल है। फिर 16,975 16,925 मीडियम लेवल से 16,875 16,825 तक के ये सारे लेवल है आपके लिए निफ्टी पर। ऊपर की तरफ 17,175 17,275 350 450, बस ज़्यादा नहीं लिखे मैंने, इतने ही लिखे। और ये लेवल्स आपको ध्यान में रखें। ठीक है। बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास बंद हुए। 35,900 पहला सपोर्ट है जो कल का लो लेवल है। 35,800 35,750, फिर उसके नीचे 35,650 तक आपके लिए छोटे वाले सपोर्ट हैं। इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, लेकिन गए तो फिर 35,475 325 और 35,025, यानी बेसिकली 35,000 से 36,000 की रेंज में अलग अलग सपोर्ट आपकी हो गए। अब ऊपर की तरफ 36,000 से 37,000 की रेंज के अलग अलग लेवल्स हैं। 36,000 पे आप बंद हुए, 36,250 36,375 36,425 ये 3 छोटे लेवल है। 36,600 जहाँ डबल टॉप आपने बनाया कल और परसों, आई मीन गुरुवार को, 36,800 36,900 ये ऊपर का सप्लाई जोन। ये तो आज लेवल्स भी कम है, वो 10-10 12 वाला लेवल का टाइम चला गया है ना। जैसे रेंज छोटी मिलेगी, हाँ रेंज छोटी मिलेगी, मैं लेवल छोटे कर दूँ। ठीक है सर। अब आइए पोजीशन इंडेक्स में 1% ही घटी है। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन वैसी की वैसी, तो वो अभी भी इंडेक्स लॉन्ग में बहुत ज़्यादा एफआईज खरीदने आएंगे, इसकी संभावना कम है। हाँ, एकमात्र आज की अच्छी चीज़ दिख रही थी वो ये कि पुट कॉल रेशियो बहुत तेज़ी से घटा है। इनफैक्ट मुझे एफएनओ संकेत पॉजिटिव लिख देने चाहिए थे न्यूट्रल के बजाय, लेकिन ओवरसोल्ड हुआ नहीं है। ओवरसोल्ड से थोड़ा दूर है, इसलिए मैंने न्यूट्रल किया। बट 1.33 से आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो घटना, ये 45 बेसिस, ये बहुत अच्छी चीज। तो मतलब कल एक ही दिन के झटके में मार्केट थोड़ा हल्का हो गया लॉन्ग साइड पर, ये अच्छी बात है। कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है और लॉन्ग पोजीशन घटी है, ये अच्छा संकेत है। तो ये एकमात्र मुझे आज के सेशन में जो लोअर लेवल पर अगर सपोर्ट आएगा तो सिर्फ इसी वजह से। विक्स 9%। हाँ? कल इंडेक्स पोजीशन 1% कम हुई, इंडेक्स लॉन्ग जो है इनकी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि इंडेक्स में तो 1 लाख शेयर कम हुआ है, फिर पुट कॉल रेशियो इतना कम। रीजन इंडेक्स में पोजीशन जो घटी है ना, वो भले कम घटी हो, लेकिन कॉल राइटर्स दबा कर आ गए। देखो पुट कॉल रेशियो कैसे निकलता है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ठीक है। सो अगर आपके पुट 10 लाख शेयर हैं और कॉल्स 5 ही लाख थे, और वो 5 लाख से कॉल्स बढ़कर 8 लाख हो गए, तो अपने आप रेशियो आपका कम हो गया। सो क्या हुआ है कल दीप, कल दबा कर देखो 17,200 पर 18 लाख शेयर कॉल में कल जुड़े, 17,300 पर 25 लाख शेयर, 17,400 पर 23 लाख शेयर और 17,500 पर 35 लाख शेयर। तो कल खतरनाक वाली कॉल राइटिंग है ना। मतलब जैसे कॉल राइटर इंतजार ही कर रहा था कि कहाँ पे ब्रेक लगे और यू टर्न ले मार्केट और वहीं पे मुझे कॉल भेजना है। सो कल
ये बहुत अच्छा सवाल है, नहीं तो शायद ये रह जाता था ये डेटा बताना। आपने पूछा तो एकदम ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल आप देखेंगे तो खाली निफ्टी में 1 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो फिर पुट कॉल रेशियो 50 बेसिस पॉइंट 45 बेसिस पॉइंट क्यों घटा है? वो इसलिए घटा है कि दबाकर कॉल राइटिंग, कॉल्स में पोजीशन बढ़ी है, तो अब आप बैलेंस हो गए। अगर पुट में बढ़ रही तो आप तेजी की तरफ बढ़ा रहे हो, एक तरफ जो पुट राइटर तेजी कर रहा है, कॉल बेच रहे हैं, कॉल राइटर मंदी कर रहा है। सो वो ये है। अब कहने में आप ये कह सकते हैं कि कॉल खरीदना भी तो होता है, वो तो तेजी वाली बात है, लेकिन नहीं। जब आप डेटा का विश्लेषण करते हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए, आपको जो विश्लेषण करना है वो बायर के एंगल से नहीं करना है, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। ऐसे करेंगे और ये इतना कॉल बढ़ा है, चलो ले लेते, ऐसा नहीं होता। जब आप कॉल और पुट का विश्लेषण कर रहे हैं तो उसको राइटर के एंगल से देखिए, क्योंकि राइटर अनलिमिटेड रिस्क लेकर चलता है। उसकी कमाई लिमिटेड है जितनी प्रीमियम है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। बिल्कुल। जो ऑप्शन बायर है उसकी कमाई अनलिमिटेड है, रिस्क उतनी है जितनी वो प्रीमियम दे रहा है। तो मुंह में पानी आएगा, अरे इतने से पैसे लगा के तो इतना कमाना है अनाप शनाप। लेकिन होता ही है 12 में से 10 बार कॉल राइटर कमाता है, पुट राइटर कमाता है, ऑप्शन राइटर कमाता है। इसलिए राइटर को कोई ऊपर वाले ने नहीं बोला, बट बाई नेचर हम मान के चलते वो ज्यादा समझदार है, या एटलीस्ट ज्यादा रिस्क लेने की ताकत तो रखता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो भी है खतरों की खिलाड़ी है, इसलिए उस एंगल से आपको एनालिसिस करना होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। विक्स कल वैसे बढ़ा है सर 9%। हाँ, विक्स बढ़ा है, थोड़े से अनकंफर्टेबल वाले संकेत दे ही रहा है दीप, है ना? अब आइए आप लॉन्ग पोजीशन 16,975 स्टॉप लॉस बनता है ना? उसके थोड़ा सा नीचे 16,950 दिया, 25 पॉइंट का कुशन रखकर एग्जैक्ट 16,975 है। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी 36,700 का बनता है आपका स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे 35,700 का बनता है, थोड़ा सा 35,750 बनता है, थोड़ा सा नीचे 35,700 का दिया। 35,748 की क्लोजिंग मिली थी 3 दिन पहले, उसके बाद आप 2 दिन से 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं, तो बेसिकली 35,750 होता है, 50 पॉइंट का कुशन। आजकल मैं कुशन रखना शुरू कर दिया हूँ तो क्या है, नहीं तो थोड़ा तो होता है वो। हाँ, 25-50 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। बहुत सारे लोग हैं ना कि वैसे भी हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, नहीं ये बोला तो यही लगाना है, वही लेवल लगाएंगे। तो थोड़ा अब इतने रिस्क ले रहे हैं तो 50 पॉइंट की और सही। ठीक है, ठीक है। अब आइए शॉर्ट साइड पे 17,350 स्टॉप लॉस होता है, जो 2 दिनों का हाई है जी, थोड़ा सा ऊपर 17,375, यहाँ 25 पॉइंट का क्वेश्चन। ओके। बैंक निफ्टी 2 दिनों से 36,600 हाई बना रहा है, 50 पॉइंट का क्वेश्चन, 36,650 क्वेश्चन के साथ स्टॉप लॉस है। आज आपके चारों स्टॉप लॉस में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है जी। अब आइए नई पोजीशन। आज नई पोजीशन में डीप रेंज बाउंड मार्केट आते ही दोनों तरह का हो गया है, एग्रेसिव भी ये भी। सो पहले आइए निफ्टी, खरीदने के लिए बढ़िया जगह है 16,875, 16,975 अगर आता है तो 16,800 स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे लॉन्ग नहीं रहना है। ओके, क्लियर कट है। 17,025, 17,075 छोटे टारगेट, 125, 175 मीडियम टारगेट, 17,275, 17,350 फाइनल टारगेट, अगर इस रेंज में आपको मौका मिले तो। ठीक है। बेचना चाहते हैं 17,275, 17,350 की रेंज में बेच सकते हैं। 17,450 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो नीचे के बनेंगे 17,175, 125, 17,100, 17,025 और 16,975 के टारगेट, इनके लिए आपको करनी है बिक वाली। अब एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर अगर गैप से बड़ा मिले तो आप बेचने का सोच सकते हैं, जैसे कि गैप बढ़ता जा रहा है, 66 पॉइंट ऊपर हो गया अभी। अगर अच्छा गैप मिले तो आपको 2 दिनों का जो हाई है 17,350 का, 350 से 375 कर लें, इसको 17,375 कर लें, 25 पॉइंट और ऊपर कर लें, 17,375 के स्टॉप लॉस के साथ बेच दीजिए। अगर समझो आपको 17,250 ही मिल जाए, सुबह सुबह 300 मिल जाए, वहाँ एक बार बेच सकते हैं। करेक्ट। लेकिन ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब क्लियर कट है कि आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। 17,375 आपका स्टॉप लॉस होगा। नीचे के जो टारगेट बनेंगे वो 17,025, 16,975, 16,925, 16,875, 16,825। ज़्यादा टारगेट भी नहीं है दीप, अब जो छोटा कर दिया आपने, तो है ना? तो ये आपके लिए बिकवाली किराए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी। अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है 35,325 और 35,475 की रेंज में। ये बढ़िया जगह है, अगर आ जाए तो, नहीं आए तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। आए तो स्टॉप लॉस दूर रहेगा, लगा पाए तो ही करिए, नहीं तो मत करिए। 35,000 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 35,650, 750, 800, 900 और 36,000, बस 36,000 तक, यहीं तक के टारगेट। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग तरीका है खरीदारी करने का। आपका स्टॉप लॉस है 35,700, अगर नीचे आपको मिलता है 35,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 36,250, 36,375, 36,425,
36,600 और 36,800 तक के टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर। बेचने में भी दोनों है आज। बैंक निफ्टी में दोनों दिन है, अग्रेसिव और हाँ, बैंक निफ्टी में दोनों है आज बेचने के लिहाज से। जो बढ़िया जगह है दीप बेचने के लिए 36,450 36,600 है, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस दूर है 36,900 का जी। अगर आप दूर लगाए हैं तो ठीक, नहीं तो 36,650 का लगाओ। या तो 50 पॉइंट का लगाओ या 300 का लगाओ, बीच का कुछ मत लगाओ। है ही नहीं रेंज। हाँ, या तो 50 पॉइंट का चांस लिया, निपट गए, और नहीं तो 300 पॉइंट का 36,900 का स्टॉप लॉस होता है। आपको जो सूटेबल है वो लगाइए। ठीक है, ठीक है। 36,375 पहला टारगेट होगा, 275 दूसरा टारगेट, 36,025, 35,900, 35,800 और 35,750 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है आपके लिए बेचने का कि आप गैप अप ओपनिंग अच्छी मिल जाए तो सीधा 2 दिनों का हाई आपका 36,600 का है, 36,650 के स्टॉप लॉस से वैसे ही बेच दीजिए आप। वो भी एक काम कर सकते हैं अगर आप वो चाहें तो। और टारगेट आपका बनेगा 35,900, 35,800 और 35,750, 3 छोटे टारगेट हैं। 35,475 325 मीडियम टारगेट है और 35,025 के बड़े टारगेट के लिए। मजा आएगा आज, जो जितना गैप से मिल रहा है मजा आएगा। एक अच्छा चांस आपको ऊपर में देगा तो आपको उसका भी फायदा उठाना है। ठीक है, दोनों चीज करिए, डरे मत। क्योंकि बढ़िया चीज क्या है, मार्केट आपके कल के करेक्शन में लाइट हो गए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखो 0.69 आ गया, 0.89 से 20 बेसिस पॉइंट वो भी घटा। सो लाइट मार्केट है और काफी कुछ कल की कमजोरी को आप पचा चुके हैं। खराब क्या है, अमेरिका में थोड़ी कमजोरी, कच्चा तेल, हमारे यहाँ भी दाम बढ़ रहे हैं, फिर ये पोलैंड वाला अब नया जो सामने आ ही रहा है, तो कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें खराब है। इन दोनों के बीच में मैं ट्रेड, और बाजार हल्के हैं, तो बाजार हल्के हैं, ये अच्छी बात ये अच्छी बात है। बैन लिस्ट में सर डेल्टा और बलरामपुर वापस आ गया है। डेल्टा की फ्रेश एडिशन हुई है, इंडिया बुल्स बना हुआ है, तो 3 स्टॉक्स हैं आज बैन में। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर डेटा के हिसाब से? देखो प्रीमियम निफ्टी पे 41 पॉइंट की ज़्यादा है, इतनी बनती नहीं है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज कितनी 22 तारीख होगी जी, 31 को एक्सपायरी है, तो प्रीमियम थोड़ी कम होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की भी प्रीमियम 4 पॉइंट से 75 पॉइंट बढ़ गई, तो अगर मजबूत खुलेगा भी 60-70 पॉइंट तो भी प्रीमियम तो लॉन्ग ट्रेडर्स को ज़्यादा फायदा होगा नहीं, फ्यूचर्स पे प्रीमियम कम हो जाएगी। दीप जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर आज के लिए वो है 17,300। 17,300 के कॉल पर 42 लाख शेयर हैं। सो ऊपर में आप 17,275 17,350 की रेंज में सप्लाई देखेंगे ही देखेंगे। कॉल राइटिंग दबा कर हुई है 17,300 पर, 400 पर, 500 पर। तो या तो कोई अच्छी खबर आ जाए, ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाए, जैसे कल पुट राइटर ट्रैप हुए हैं, तेजी करके ट्रैप हुए हैं। कल किसी ने सोचा नहीं था फ्राइडे को, थर्सडे को जिस तरह की मजबूत क्लोजिंग हुई, 2 दिनों तक मस्त यूएस 700 पॉइंट बढ़कर ऊपर बंद हो रहा था। सबको लगा आज तो मैजिक वाला मंडे है। हाँ, कच्चा तेल नहीं दिखा। तो हमारे हेमांग बोल भी रहते कि वाइफ बनवा दूं बढ़िया वाली। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ आज। उसकी रेडी रहती है। हाँ, तो मंदी या मैजिक। हाँ, तो मैंने कहा रुक जाओ। तो वो कल सब चीज़ों में भी आपने देखा कि वहाँ मामला अटक गया। सो कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है, तो कल पुट राइटर फंसा था, क्या आज कॉल राइटर फंस सकता है? ये बड़ी चीज़ है। अगर फंसा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर ठीक है, ऊपर में आपको 16,275 17,275 17,350 में बेचना है, नीचे आएगा तो खरीदना है। ये डेटा हो गया आपके निफ्टी के। बैंक निफ्टी के डेटा बता दूं आपको जल्दी से, कुछ खास है नहीं दीप जी। बहुत ही छोटे हैं। ऊपर में 36,500 हल्की फुल्की रुकावट है, जहाँ 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में, और नीचे के डेटा 11-12 लाख, कोई काम के नहीं, बहुत ही छोटी है। बैंक निफ्टी में पोजीशन जा, बैंक निफ्टी के लिए एक ही डेटा दिख रहा है, ऊपर 36,500 600 सप्लाई जोन दिख रहा है अभी के डेटा के लिहाज से। ठीक है, तो चलिए हल्के बाजार है, लेवल्स पर रखें नजर। आइए बता देते हैं आपको आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। वरुण, कुशल और आशीष तीनों हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। ओके, ट्रिगर्स में सबसे पहले तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, इसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 70 से 90 रुपये के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आपको नजर रखना है। काफ़ी सारी कंपनियां डिविडेंड देने वाली है, जिसकी बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। BML, SBI लाइफ, सुंदरम क्लेटन और हुडको। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ASM से बाहर आया है द्वारिका शुगर, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। खास नज़र आपकी होनी चाहिए आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, क्योंकि फाइनली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। 80 पैसे प्रति लीटर के आसपास बढ़ाए गए हैं। 137 दिन के बाद ये दाम बढ़ाए गए हैं रिटेल लेवल पे, और घरेलू LPG के दाम जो है उसमें भी 50 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। तो इसके चलते पूरी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वहाँ पे नज़र रखिएगा। इक्विटास होल्डिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी मिली है। 100 शेयर पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 231 शेयर मिलेंगे। टाटा पावर NTPC पे नज़र रखिएगा, क्योंकि BSES के तरफ से कुछ अनुमान आए हैं जिसके मुताबिक इस बार करीब दिल्ली में 8,000 मेगावाट से ज़्यादा की
पीक पावर डिमांड रह सकती है। 2019 में ये करीब 7400 मेगावाट के आसपास की थी, यानी कि गर्मी बढ़ रही है, उसके चलते पीक पावर डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जोमेटो इंस्टेट जो है उसको इस कंपनी ने लॉन्च किया है। 10 मिनट में फूड डिलीवरी सर्विसेज अब ये देगी, तो इसके चलते आज जोमेटो फोकस में रहेगा। GR इंफ्रा NHAI का प्रोजेक्ट था 907 करोड़ के आसपास की कुल लागत वाला, उसके लिए L1 बिडर जो है ये कंपनी घोषित हुई है। HUL खबरें ऐसी है कि मसाला बनाने वाली कंपनी जो है MDH, उसमें मेजॉरिटी हिस्सा HUL खरीद सकती है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन है, उसके बेसिस पे खरीदारी करी जाएगी। और भारतीय एयरटेल, भारतीय ग्रुप की कंपनी है OneWeb, उसने और UK की सरकार ने एलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX, उनके साथ करार किया है। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए करार जो है वो किया गया है, तो इसके चलते भारतीय एयरटेल जो है वो आपके नज़र में होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। कुशल, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा, यहाँ पर फोकस रखिए। GMR इंफ्रा से डिमर्ज होकर ये नई कंपनी बनती हुई दिखी है और कल से यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखेगी, जिसमें पहले 10 दिन अगर आप देखें तो ये T2T कैटेगरी में रहेगा। साथ ही सिंटेक्स इंडस्ट्रीज आज से यहाँ पर शेयर में ट्रेडिंग बंद होती हुई दिखेगी, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत शेयर कैपिटल को 0 किया जाएगा। साथ साथ धामपुर शुगर पर भी फोकस रखिए। कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। 31 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। सागर सीमेंट्स प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर जारी करने पर, यहाँ पर जो फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है 25 मार्च को, आपका फोकस रहना चाहिए। प्रमोटर एक्शन है 2, जिसमें सीक्वेंस साइंटिफिक, कई प्रमोटर्स ने 0.09% हिस्सेदारी खरीदी है। लगभग आप देखिए 2.16 लाख शेयरों की यहाँ पर खरीदारी हुई है 16 मार्च को ओपन मार्केट से। शेषशाही पेपर्स, यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से लगातार खरीदारी होती हुई दिखी है। पहले 14 मार्च को थी और इस बारी 15 मार्च को करीबन 25,000 शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की गई है। और अंत में एक फंड एक्शन है KEI इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने ऑलमोस्ट 0.7% हिस्सेदारी खरीदी है। कुल मिलाकर 6.4 लाख शेयर्स 16 मार्च को यहाँ पर ओपन मार्केट से खरीदे गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें आज के लिए, और कुछ फंड एक्शन भी बाजार में होते हुए दिखाए जो इम्पोर्टेंट है। जानते हैं आशीष के साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स FIR में। मॉर्निंग आशीष, कौन सी आज की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ICICI बैंक यहाँ पर CLSA की तरफ से एक नोट आया जहाँ पर मैनेजमेंट के साथ इनकी बैठक हुई। इसके बाद रिपोर्ट निकाली गई है। खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा गया, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटाया है। 1125 से घटाकर 1050 रुपये कर दिया है। हालांकि कल की क्लोजिंग आप देखें तो 711 रुपये की है, लेकिन कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले देखिए असेट क्वालिटी देखिए बरकरार रहने का अनुमान जता रहे हैं, और साथ में जो है ग्रोथ जो है वो भी इन्हें रोबस्ट यानी बढ़िया नजर आ रही है। तो ICICI बैंक पर कन्विक्शन तो है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। इसके बाद वेदांता देखिए, ये स्टॉक सबको पसंद आ रहा है। 400 रुपये के भाव पर, 87 के भाव पर कोई बात नहीं कर रहा था। अब देखिए लगातार रिपोर्ट आ रही है। कल मैंने CLSA की रिपोर्ट आपको बताई, आज क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 420 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि आगे जाकर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। डीलेवरेजिंग के बारे में सभी ब्रोकरेजेस बात कर रहे हैं। साथ में बैंक ऑफ अमेरिका भी देखें तो उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, और क्रेडिट स्विस से ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने लक्ष्य दिया है 485 रुपये का। और ये मान रहे कि कमोडिटीज़ में देखें तो खासतौर पर एल्यूमिनियम, जिंक और ऑयल, इनके एबिटा में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देंगे, और साथ में 9% की डिविडेंड यील्ड इन्हें बहुत पसंद आ रही है। L&T यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर भी घटा है। इसके पीछे का कारण ये कि कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है ये यहाँ पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेंशन कर रहे हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है बहुत दमदार है, लगातार नए ऑर्डर्स इन्हें मिलते जा रहे हैं। लक्ष्य देखिए 2675 से घटाकर 2525 कर दिया है। 1756 की जो है कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा मारुति कल यहाँ पर EV प्लान जो है इसके बारे में घोषणा हुई, UBS की तरफ से इसके बाद रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 7,705 रुपये की कल की क्लोजिंग है। 10,300 रुपये का लक्ष्य दिया है, और मान लें कि EV से आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है। HUL यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर भी काटा है। 3,200 से घटाकर 2600 रुपये कर दिया है। हालांकि 2051 की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि चौथी तिमाही में जो वॉल्यूम डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक का जो टारगेट प्राइस इन्होंने कट किया है। ONGC यहाँ पर ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है इस स्टॉक को अपनी कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया। 270 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। बंधन बैंक यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, 295 की
क्लोजिंग है 320 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में सिप्ला, यहाँ पर भी नजर रखिएगा क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1050 रुपये की कल की क्लोजिंग है, 860 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स है। इसमें कल मारुति पर बुल वर्सेस बियर था, 10,300 की टारगेट की यूबीएस की रिपोर्ट आई है, राइट? तो बुल कौन थे? कुशल। ओके, गुप्ता जी। कुशल, ऐसा मतलब बुल कौन? मैं था। हाँ सर, तो ऐसे जैसे 10,300 आज ही आई गया हो, टारगेट आया है, भाव नहीं आया अभी तक। देखा आपने? एकदम रेडी है। हाँ, मैं था। वेरी गुड, आ जाएगा। चलिए, तो ये मारुति पर रिपोर्ट है तगड़ी वाली। लेकिन सबसे बढ़िया रिपोर्ट इस पर दिख रही है, एल&टी पर जी। टारगेट बढ़ाया है जेफरीज ने 2500 पर। आजकल टारगेट बढ़ने वाली रिपोर्ट दिखती नहीं है, इसलिए अगर किसी का टारगेट घटाया है क्या? हाँ सर। ओ, तब हाँ 2525 किया है, हाँ, तब अच्छी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट बढ़ने वाली रिपोर्ट कहाँ से आ गई? किसी का टारगेट तो बढ़ा ही नहीं ना। टारगेट नहीं बढ़ा सर। चलिए, घटने वाली है। चलिए, तो ठीक है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नज़र आज के सेशन में। आइए अब करते हैं मुलाकात हमारे सभी मेहमानों से। पिक ऑफ द डे। किरण जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा कैश का स्टॉक है स्टरलाइट टेक, जहां पे कल के सत्र में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला। उसके साथ साथ डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि 200 के स्टॉप लॉस के साथ इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और पहला रच जो रहेगा वो 220 का रहेगा, पर मेरा मानना है कि उधर बेचना नहीं चाहिए। इसकी कैपेसिटी 245 250 तक की है, जिसके लिए 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। 220 के टारगेट के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में पहले खरीदारी करें, वो दिन का है, और उसके बाद करें रिव्यू। ये राय है आपके लिए किरण जी की तरफ से इस वक्त आते हुए 250 के ऊपर के टारगेट। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, आज मंगलवार है तो मेरा पिक मारुति है, और अभी मारुति के ऊपर रिपोर्ट भी मैं सुन रहा था कि आई है पॉजिटिव की, और कुशल ने भी बोला है एकदम जोरदार कि मैं बोलूं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करे। जल्दी ही मारुति यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाएगा आज और आने वाले दिनों में। ऐसा लगता है कि मारुति के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो सीएमपी पे या सीएमपी से कोई भी डिप आता है 100-150 रुपए का तो खरीदारी करे। 7500 के नीचे का इसके अंदर सपोर्ट बनेगा। ऊपर के अंदर 7900 से 8000 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, और 8000 का लेवल ब्रेक होने पे 8300 से 8400 तक के लेवल पोजिशनली मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करना है मारुति में। ओके, मारुति है ये स्टॉक खरीदारी करने के लिए आज से सुमित जी के आज की पसंद। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो गोवा होकर आ चुके हैं, और अनिल जी दूसरे वो हैं जो गोवा जाने की सोच रहे हैं। तो अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है डेल्टा कॉर्प पर, जिसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमने आता हुआ चार्ट पर देखा है। और कल जो है पहली बार 6 महीने के प्रयास के बाद डेल्टा ने 300 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो मेरी खरीदारी की राय है डेल्टा कॉर्प पर। यहां स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपए का, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है और उसका टारगेट भी उसी अनुपात में है। तो 300 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लेकर के डेल्टा में खरीदारी करें। मुझे लगता है नहीं जी, ये स्टॉक 350 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा। और ये जो टारगेट है ये पोजिशनल है, डेफिनेटली आज नहीं आएगा, लेकिन पोजिशनल बेसिस पर 350 के टारगेट के लिए डेल्टा में मेरी खरीदारी कराएं। ओके, 350 के टारगेट के लिए डेल्टा में करें खरीदारी। कल का स्टार परफॉर्मर सर्किट लगने के बाद भी, पहले 10% का लगा, उसके बाद भी और मजबूत हुआ। तो ये है वो स्टॉक जहां पर आज भी फॉलो अप एक्शन होने की पूरी संभावना। आइए, हिमांशु जी भी हमारे साथ तैयार है। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे कैश सेगमेंट से स्टॉक है। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर्स। 36.5 रुपए के आसपास का अनिल जी क्लोज है। मुझे लगता है कि चार्ट सेटअप एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता नजर आ रहा है। 34.50 रुपए 50 पैसे के नीचे का क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की राय है। 42.5 42.5 रुपए तक के टारगेट्स आज या कल तक के सेशन में स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मद्रास फर्टिलाइजर्स एनर्जी मेरी तरफ से है पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे है मद्रास फर्टिलाइजर। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय 34.5 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन आपके लिए भरपूर। थोड़ी देर में आपके साथ वागले साहब
बंसल जी, सिद्धार्थ सैदानी साहब भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे भी लेंगे उनसे कुछ और स्टॉक्स पर उनकी राय भी लेंगे। लेकिन उसके साथ ही ढेर सारे स्टॉक्स आज रहने वाले हैं एक्शन में, उन्हीं पर किया जाए फोकस। फाइनली पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कुणाल जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर जरा एक बार नज़र डालें। कल सारे के सारे कमज़ोर हुए हैं, HP, BP, IOC। किसी में कोई ट्रेड समझ में आता है? लॉन्ग साइड पर तो बताएं, शॉर्ट साइड पर है तो वो बताएं, और आराम से दिल खोलकर नोटा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। अनिल जी सीधे सीधे नोटा है। अनिल जी चार्ट पर किसी तरह का कोई क्लियर मूव दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आप देखिए एक दायरे में ही अनिल जी स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो नीचे के लेवल्स पर पुल बैक के लिए बाय कर सकते हैं, ऊपर के लेवल्स पर बेच सकते हैं, और बीच में अगर स्टॉक हो तो अनिल जी फिर दूसरे स्टॉक्स की ओर देख सकते हैं। ओके, बढ़िया है जैसे ही बना दिया। चलो देखते हैं दूसरे स्टॉक, कुणाल जी ने काम पे लगा दिए। दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो सुमित जी, इक्विटास और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही देख लीजिए, क्योंकि मर्जर रेशियो अब फाइनली आ गया है बाहर। मर्जर को तो हमें मालूम था होने वाला है, मंजूरी मिल गई है। इक्विटास होल्डिंग्स के 100 शेयर पर आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 231 शेयर्स मिलेंगे। क्या कहती हैं चार्ट सर? देखिए, इक्विटास के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। इक्विटास ने वैसे तो पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में गिरावट दिखाया है और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर, इक्विटास के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 115 रुपए तक का मूव ऊपर में देखने को मिलना चाहिए, और ओवरऑल ये स्टॉक अभी भी साइडवेज ही चलेगा। 100 से 101 नीचे का सपोर्ट है और ऊपर में 115 118 का रेजिस्टेंस है, तो ये इधर साइड ब्रेकआउट के बाद बड़ा मूव लेगा। फिलहाल यहां से बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए 115 116 तक। ओके, तो ये है आपके लिए इक्विटास, रखिए नजर 115 116 के लेवल तक ये जा सकता है। और स्टॉक्स जो आपको मूवमेंट आज दिखा सकते हैं ट्रेड में, टाटा पावर ये भी फोकस में रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में कहा जा रहा है कि इस बार पीक डिमांड जो है वो 8000 मेगावाट रह सकती है। प्री कोविड लेवल से देखें तो वहाँ से भी बड़ी बड़ी आपको मूव आ सकती है, लगभग 6 से 7% ऊपर का अनुमान लगाया जा रहा है। टाटा पावर कुणाल जी थोड़ा सुस्त हो गया है ट्रेड में, क्या कहती हैं चार्ट सर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा दीपांशु, चार्ट पर हमने कमजोरी देखी है और मुझे लगता है ये कमजोरी एक्सटेंड करेगी। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने इसमें एक मेजर सपोर्ट को भी ब्रीच होता हुआ देखा है, तो टाटा पावर मुझे लगता है इन स्तरों से भी थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो फिलहाल इन स्तरों पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। स्टॉक अगर यहां से टर्न अराउंड देता है, एक ब्रेकआउट आता है, तब इस पर खरीदारी की बात करेंगे। फिलहाल मेरी राय में वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, वेट एंड वॉच टाटा पावर, हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। तो चलिए, वेट खत्म हुआ, तैयार है हमारे साथ बंसल जी। आज थोड़े से लेट है, पहले से बोला था उन्होंने, बताया था, इन्फॉर्म मतलब 15-20 मिनट लेट होगा, और एग्जैक्टली 15-20 मिनट बोल के सिर्फ 12-13 मिनट ही लेट है। बंसल जी मतलब गजब के पंक्चुअल है, वो कुशन लेकर चलते हैं। उनको पता है 20 मिनट बोला, 21 हो गए तो फिर अनिल जी खिंचाई कर देंगे, तो बोले पहले से 20 मिनट बोलो और 12 में आ जाओ। बंसल जी आप बहुत समय से पहले आए, स्वागत है आपका। बताए सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, बिल्कुल कुशन लेके तो अनिल जी चलना ही चाहिए। जब कुशन लेके नहीं चलते हैं, चाहे वो ट्रेन पकड़नी हो, चाहे वो फ्लाइट पकड़नी हो, चाहे कुछ भी काम हो, अनिल जी जिस दिन कुशन नहीं होता है उस दिन एक्स्ट्रा आदमी लेट हो जाता है, तो इसलिए कुशन लेके चलते हैं। और मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो मेटल स्पेस से नेशनल एल्यूमिनियम है। कल के सत्र में गैप अप ओपनिंग के साथ कुणाल जी का एक फेवरेट पैटर्न बना था, उसका व्याख्यान तो कुणाल जी करेंगे। 119 का स्टॉप लॉस है, 132 के टारगेट के लिए नेल्को नेशनल एल्यूमिनियम है मेरा पिक ऑफ द डे। कितना? 132। 132 ठीक है सर। तो बंसल जी की तरफ से नेल्को खरीदने के लिए तैयारी है। नेल्को को ना नहीं कहना है, ये तो कुणाल, ये तो सुमित जी आपको बता ही चुके हैं। आइए, सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो शेयर है वो आईटी बिजनेस से लाऊंगा, आईटी प्लेटफॉर्म बिजनेस, और वो है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना एक प्लेटफॉर्म बिजनेस, काफी अच्छा टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में भी इनका गाइडेंस मैनेजमेंट समझ रही है, अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पे मैं दाव लगाना चाहूंगा। अगर मैं 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो 840 का टारगेट, क्योंकि 800 के आसपास का भाव है अभी, 840 का टारगेट, और दूसरा टारगेट होगा 940 का। 840 और 940 बीच में कुछ भी नहीं।
जी नहीं अनिल जी, 940 तो 6 महीने का पर्सपेक्टिव है, ओके। 840 2-3 दिन का पर्सपेक्टिव। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय खरीदारी करने की इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में इस वक्त आती हुई। ये स्टॉक है सिद्धार्थ जी को पसंद। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस किया जाए और जहां पर आज खबरें भी हैं, रिपोर्ट्स भी हैं और काफ़ी कुछ एक्शन भी है। जहां ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई उसमें एक है वेदांता, जिसका टारगेट बढ़ाया है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 485 485 400 से। कल वागले साहब की पसंद का शेयर भी रहा, उन्होंने पिक ऑफ द डे भी दिया था। वेदांता, सिद्धार्थ जी आप राय दीजिए, क्या 400 रुपए में भी लेने जैसा है या निवेश कर सकते हैं? देखिए अनिल जी, मेटल्स में रुझान काफी स्ट्रांग है और वेदांता पे डेफिनेटली स्ट्रांग रुझान है। हमने टेक्नो फंडा के हिसाब से कई बार रेकमेंड किया है, तो यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, बट टुकड़ों में खरीदे, नीचे नीचे जैसे भी टुकड़ों में मिले वैसे खरीदना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज, अगर दर्शक सुनना चाहे तो आपका और अनिल अग्रवाल जी का जो इंटरव्यू था, आपने जो बेबाक क्वेश्चन पूछे थे, वो वेदांता का इंटरव्यू सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू मुझे लगा था आपका अनिल जी। तो वो इंटरव्यू अगर दर्शकों को और भी जानकारी लेनी हो तो वो इंटरव्यू फिर से देख सकते हैं ऑनलाइन। तो वेदांता पर यह है राय आपके लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, जोमेटो इंस्टेंट 10 मिनट में फूड डिलीवरी सर्विस। कौन से ग्रह पर? मुंबई में 10 मिनट में। 10 मिनट में कहाँ से होगा सर? पॉसिबल ही नहीं है। इतना जल्दी तो एलेक्सा और सिरी भी काम नहीं करती। 10 मिनट में रॉ मटेरियल ले आके दे देंगे आपको। सिद्धार्थ जी, 10 मिनट में आ जाएगा खाना जोमेटो से? ये बोले 10 मिनट में फूड डिलीवरी शुरू कर रहे हैं। अनिल जी, ये वो वाली बात है कि 2 मिनट में मैगी नूडल, मेरे से तो कभी 2 मिनट में बना नहीं है। उस टाइप की बात हो गई है ये। 10 मिनट में कैसे मुंबई में पॉसिबल नहीं है? सड़क के उस पार से भी आने में 10 मिनट लग जाता है। अरे वो 2 कप पानी लेने में ही 2 मिनट लग जाता है। वो पानी लो, पतीली में डालो, लाइटर लगा गैस चालू करो, फिर इधर उधर टमाटर प्याज वगैरह जो डालना है वो ढूंढो, कैंची ढूंढो जिससे आपको काटना है। 15-20 मिनट का प्रोसेस तो है। हाँ। बंसल जी, आप बना लेते हैं 2 मिनट में? अनिल जी, मैंने तो देखिए ऑन एयर भी बोला था और ट्विटर पे काफी लोगों ने पसंद भी करा था। अनिल जी, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो वहां पर एक वो वाटरफॉल है जोधपुर में, तो अनिल जी वहां गया था। तो उसके बाद काफी भूख लग रही थी, बारिश भी काफी हो रही थी, वाटरफॉल बारिश में चलता है, तब डिस्कवर करा था मैगी अगर 2 मिनट में बनानी है। हाँ। तो एक ही तरीका अनिल जी, कुकर में डालो और सीटी लगा दो। अनिल जी सीटी, अनिल जी आज तो गैस है, तब स्टोव पे लगाई थी, 2 मिनट में बनती है, टाइम टू टेस्टेड है। चलिए, 10 मिनट में तो ये बिल पहुंचा दे तो भी बड़ी बात है कि खाना तो बाद में आ जाएगा, बिल पहले 10 मिनट में आ जाए। तो चलिए, तो जोमेटो के लिए ये खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है, 10 मिनट में इंस्टेंट फूड डिलीवरी होगी। जोमेटो वाले कौन है हमारे? सुमित जी। जी सुमित जी, चार्ट पे भी राय दीजिए, इस पर भी राय दीजिए। अनिल जी, मैंने तो पहले भी कहा है कि टोमेटो और जोमेटो ज्यादा दिन टिकते नहीं है, पेरिशेबल है। आप देखिए जोमेटो टिक भी नहीं है, जोमेटो टिक नहीं रहा है। हाँ। पहले इसने 120 से 150 की रेंज बनाई थी, अब ये 80 से 100 की रेंज बना रहा है। 80 का लेवल टूटा और ये हाफ सेंचुरी नीचे की तरफ मारेगा, यानी 60 रुपए से लेके 50 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जोमेटो बाय करो तो 10 मिनट में बाय करके निकल जाओ। चलो 10 मिनट मना ही कर दो, जाने दो। 10 मिनट के लिए भी क्यों खरीदवाते हो? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर की ब्रोकरेज ही बनेगी, होना ज़्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो दादाजी नहीं है बड़ी मूछों वाले बुजुर्ग से, MDH मसाले वाले, उनकी जो ब्रांड है MDH, वो HUL खरीद सकता है। समझा जा रहा है 10 से 15 हजार करोड़ रुपए में डील हो सकती है। तो सिद्धार्थ जी, जरा इस पर राय दीजिए HUL पर अपनी। HUL पर तो हमारी काफी पॉजिटिव राय है, क्योंकि FMCG मतलब अगर वैल्यूएशन जो एक्सपेंसिव रहते हैं वो क्यों रहते हैं, उसका कारण बता दूं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट और सेगमेंट रहे उतने अच्छे वैल्यूएशन रह सकते हैं। तो HUL सही मायनों में FMCG प्लेयर है, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। और अभी मसालों में भी अगर MDH को ले लेते हैं तो ये भी एक सोने पे सुहागा होगा। HUL पे खरीदारी की राय है, यहाँ से कुछ नहीं तो आपको 15 से 20% का रिटर्न बन सकता है अगर आप निवेश के रूप से खरीदे। इंटरेस्टिंग, 10-15 हजार करोड़ ब्रांड, बहुत वैल्यू है भाई। एक्चुअली उनको देख देख के बहुत लोगों ने मसाले बनाने शुरू कर दिए।
हाँ, तो दो ये मैंने और भी हो सकता है, मुझे दो याद है। दो ब्रांड एम्बेसडर ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से ब्रांड एम्बेसडर लेने का खर्चा नहीं किया। एक तो ये अंकल दादाजी जो MDH वाले, हमेशा उन्होंने उनके नाम से मसाला बिकता। दूसरा है स्वामी रामदेव, हाँ, पतंजलि वाले, पतंजलि के उन्होंने भी बाहर कोई खर्चा नहीं किया, उनके नाम से हर जगह उन्हीं का। तो ये दो जनों ने पैसे बहुत बचाए, और स्पेशली FMCG कंपनी में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो वैसे तो वो तो लगेंगे, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की कॉस्ट अगर आप बचा सकते हैं तो बड़ा एडवांटेज। सेलिब्रिटी लव से अच्छा। हाँ, खुद ही आप देखो हर जगह स्वामी रामदेव ही करते हैं आराम से, और बिकता है प्रोडक्ट, बिकता है, बिल्कुल, बहुत बड़े। तो ये है। आइए हिमांशु जी, GR इंफ्रा, ये है वो स्टॉक जिसके चार्ट्स आपको देखने। NHI के एक प्रोजेक्ट में L1 बिडर ये घोषित हुए हैं, 907 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो मतलब इनको ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है। बताएं सर। अनिल जी माफी चाहूंगा, थोड़ा नाम नहीं सुन पाया मैं। G फॉर गोवा, R फॉर रोम, इंफ्रा तो आपको पता ही है। अनिल जी, शॉर्ट टर्म में चार्ट थोड़ा कमजोर है। स्टॉक लिस्टिंग के बाद लगातार लोअर लेवल्स दिखाते हुए आया है, लेकिन हाल ही में स्टॉक ने जो इंपॉर्टेंट पहला रेजिस्टेंस था 1450 रुपए के आसपास का, उसको पार किया है। उस लेवल को पार करने के बाद एक कंसोलिडेशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 1400 और 1450 के जोन में। मेरा मानना है कि स्टॉक एक बार अगर 1460 1470 रुपए के ऊपर चलता है तो शॉर्ट टर्म में 1550 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर खुलते हुए नजर आ सकती है। फॉर द टाइम बिंग अगर पोजीशंस हैं तो होल्ड किया जा सकता है। 1410 रुपए के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए GMR इंफ्रा, माफ कीजिएगा, GR इंफ्रा यहाँ पर होल्ड करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा पिक ऑफ द डे होगा पावर ग्रिड, जिसमें बेचना है। कल का जो पैटर्न बना है ये पिछले 7 से 8 दिनों के सपोर्ट को ब्रेक किया है, और मुझे लगता है आज के दिन में इसमें गिरावट कंटिन्यू होनी चाहिए। 208 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 205 का बंद है, 3 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द डाउन साइड 195 तक के लेवल्स में देख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए पावर ग्रिड। सेल कॉल कल भी आई थी 195 के लेवल्स के लिए, यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं।